गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। राधे राधे। राधे राधे। चलिए, आइए शुरू करते हैं। कल जहां तक हमने किया था उससे आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट क्वेश्चन हमने 29 लास्ट था हमारा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप है के परिमाप 156 और 46.8 सेंटीमीटर है। दो समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप है। एक का परिमाप यानी पहले वाला जो एबीसी है उसका परिमाप 156 है, दूसरे वाले का परिमाप 46.8 है। यदि एक की भुजा बीसी जो है वो 19.5 है तो बताइए क्यू आर कितनी होगी। क्यू आर कितनी होगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा, हाँ सुबह वाली क्लास अच्छी थी, खूब सारा डिस्कशन हुआ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है और यह अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के बराबर भी होता है। भुजाओं का अनुपात परिमाप के अनुपात के बराबर भी होता है और यह अनुपात अगर आप इसका वर्ग कर दें तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो ये जो समरूपता के नियम है ये बड़ा जबरदस्त रूल है। एक तो भुजाएं, संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है, भुजाओं का अनुपात एग्जैक्टली वही होता है, भुजाओं का अनुपात एग्जैक्टली वही होता है जो परिमापों का होता है, और क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ तो परिमाप दिया हुआ है, तो एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बट्टा दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। और परिमाप उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में भुजाएं होती है। भुजाएं हैं बीसी और क्यू आर। भुजाओं का अनुपात और परिमाप का अनुपात एक ही होता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात ही परिमापों का अनुपात होता है। भुजाओं का अनुपात हो गया 156, ए बी सी जो है 156, पी क्यू आर हो गया हमारा 46.8, बी सी 19.5, क्यू आर हमें निकालना है जिसको एक्स बोल रहे हैं, हमने भी एक्स बोल दिया।
थोड़ा सॉल्व कर लो, काट लो, किस पहाड़े पे कटता है ना, और वज्र गुणा कर दो। 156x बराबर 46.8 इंटू 19.5। x बराबर हो जाएगा 46.8 इंटू 19.5 बट्टा 156। लगभग लमसम में निकालूं अगर, है ना, लगभग निकालूं तो इसको 47 बोल दूं, इसको 20 बोल दूं, और ये 156, ठीक है ना, ये 47, ये 20, और ये हो जाएगा आपका, लगभग निकाला मैंने भी, फिर लगभग हम आसपास में आ जाएंगे। ये आ जाएगा 940 बट्टा 156। 156 कटेगा 5 के पहाड़े पे, तो 5 वाला आंसर आएगा। ये लो, आंसर 5 वाला आएगा। हाँ, पूरा पूरा कट रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, पूरा पूरा काट लो, लगभग काटो तो भी बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बढ़िया, पूरा पूरा कट रहा है तो और ही बढ़िया। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 31, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। बी डी और सी त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं, एक का नाम बी डी है और एक का नाम सी है। ए पर समकोण बन रहा है, सी का मान दिया गया है, बी सी का मान दिया गया है, बी डी का मान पूछा गया, बी डी का मान पूछा गया। हेलो विवेक, हेलो विवेक। हाँ देखो, रेज हैंड ना करिए, जो भी कुछ बोलना है कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। आपको जो भी पूछना हो, जो भी बताना हो, वो कमेंट सेक्शन में नीचे आप जो है कमेंट में डाल दीजिए, यहाँ पे मैं बता दूंगा। बाकी ज़्यादा कुछ पूछना है तो फिर कॉल करिए, कॉल करके जवाब दीजिए, क्योंकि अभी लाइव क्लास चल रही है, प्रैक्टिस क्लास चल रही है, एक एक जनों से बात करना संभव ही नहीं है ना, किसी एक से बात करूं बाकी लोग सब देखते रहें, है ना, सबका समय बहुत कीमती है, तो प्रैक्टिस क्लास के दौरान हम बात नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अगर हाँ कुछ पूछना है, कुछ छोटी मोटी बात है, तो आप मुझे कमेंट मैसेज कर दीजिए यहाँ पे, मैं पढ़ के उसका आंसर बीच में दे दूंगा। ठीक है ना, बाकी हाँ और कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप नंबरों पे कॉल करिए और उनसे पूछिए क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है। पहली बात तो क्या ये क्वेश्चन का फॉर्मूला कभी सुना हुआ है आपने कुछ ऐसा? समकोण त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती है उनमें और कर्ण में एक रिलेशन होता है। समकोण त्रिभुज के लिए खास बात है, समकोण त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती है वो और कर्ण में एक रिलेशन होता है।
क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर समकोण बनता है, ए पे समकोण बना दिया। डिस्कशन का एक्चुअली कोई औचित्य नहीं निकलता, कोई सेंस पे नहीं जाती, क्योंकि डिस्कशन क्लास जब लेते हैं तो मान लो 50 बच्चे हैं, 2 बच्चों से बात हो पाती है, 3 बच्चों से बात हो गए, और ज़्यादातर बातें इधर उधर की होती है, तो बाकी बच्चे फिर बिना मतलब में डिस्टर्ब होते हैं, उनका टाइम खराब होता है ना। तो एकदम या तो पॉइंट टू पॉइंट बात हो, पॉइंट टू बात बात होती नहीं है, ज़्यादातर फालतू बातें होती रहती है, लंबी बातें खींच जाती है ना। तो वो इसलिए डिस्कशन है कि देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, खाना पूर्ति नहीं करनी, जिससे अच्छा हो वो करना है। तो डिस्कशन क्लास से कुछ फ्रूटफुल नहीं निकला तो बंद कर दिया, है ना। बाकी जो कुछ समझाने लायक कुछ मेरे पास होता है वो मैं क्लास में डायरेक्ट बता ही देता हूँ। यहाँ से कुछ भी जो मेरे बताने लायक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ पूछना होता है आप यहाँ से पूछ ही लेते हैं। तो बिना मतलब में टाइम खराब करने का क्या सेंस। तो इसलिए उसको बंद कर दिया। हाँ, उसका कोई और अच्छा अल्टरनेटिव आ जाएगा जिससे किसी का टाइम बर्बाद ना हो और बढ़िया हो, सबकी बात आ सके। जैसे मैं वर्ग 2 में लेता हूँ तो 10 जनों की, मान लीजिए 5 जनों से बात हो गई, 50 जनों से बात नहीं हुई, तो वो 50 जने नाराज होते हैं, मेरी बारी नहीं आई, मुझसे बात नहीं की, मुझसे नहीं पूछा। तो ये बात भी सही है भाई, सबकी बारी, और सबकी बारी फिर आना भी पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करो, किसकी बारी आ गई, कौन रह गया, कौन नहीं आया। तो वो बिना मतलब में वो नाराज हो जाते हैं कि हमारी बारी नहीं आई। देखो ये हो गया हमारा। और बी डी और सी, ये बी डी और ये आपका सी, ये दोनों ही माध्यिका है, ये दोनों ही माध्यिकाएं हैं। बी डी भी माध्यिका है और सी भी माध्यिका है, और बी सी आपका कर्ण है। अब इन तीनों के बीच में, मतलब दो माध्यिकाएं और एक कर्ण के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि माध्यिकाओं के वर्गों का योग, बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, माध्यिकाओं के वर्गों का योग का 4 गुना, इनका 4 गुना, माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना बराबर होता है कर्ण के 5 गुने के, कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर, कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर। जो कर्ण का वर्ग होता है उसके 5 गुने के बराबर होते हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। और अगर आपने देखा हो फॉर्मूला शीट में, तो ये फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है। इस बार आरपीएससी में, इस बार फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में किसी में इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल आया था, इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल आया था। तो इतना बढ़िया बनाया था। अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो माथापच्ची हो जाए, अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो ये सवाल एक माथापच्ची बन के रह जाए, मतलब 10th का सवाल है लेकिन बहुत टफ बन जाए। अगर फॉर्मूला पता है तो मिनटों में हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा, मान रखो आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं फॉर्मूला पता है तो घूमते रहो, अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, तो घूमते रहो। तो बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है ना। तो नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि माध्यिकाओं के वर्गों का योग, माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। अब अपना मान रखो, आंसर निकाल दो। सीई जो दिया हुआ है 5 × 4 × बी डी का स्क्वायर, बी डी दिया हुआ है क्या, बी डी निकालना है, प्लस सीई 5 √13/2, ये हो जाएगा 25 × 13/4, वर्ग करने पर 5 का 25, अंडूर 13 का 13 और 2 का 4 बराबर 5 × BC का स्क्वायर, BC हमें दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। 4 को उधर ले जाओ, 100 में 4 का भाग लग के 25 आ जाएगा। BD का स्क्वायर, ये 25 आ गया, 25 125 माइनस 25 × 13,
बटा 4, लघुत्तम आ जाएगा 4, 500 माइनस 250 और 75, 325, 175 बटा 4। बी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 175 बटा 4। 175 का हो जाएगा 7 गुणा 25, तो 5 बाहर, अंडर रूट 7 बटा 2, 5 अंडर रूट 7 बटा 2। आंसर आ गया डी। 5 अंडर रूट 7 बटा 2। मैच कर तो गया। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बताता है कि माध्यिकाओं में और कर्ण में क्या रिलेशन होता है। माध्यिकाओं में और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, तब तो होगा तो हो गया। वैसे ही जैसे मैंने बताया कंपटीशन में आया था, इस बार पेपर में आया था ये सवाल, तो शायद मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि ऐसा फॉर्मूला होता भी है। जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको तो पता होगा। अब जिसने नहीं अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, खाली ऊपर ऊपर के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनसे काम चलाया है, तो ये सवाल मतलब सारे सवालों से टफ बन गया होगा। अगला सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, सवाल सारे के सारे ही अच्छे हैं, कमाल के सवाल है, मज़ा आ रहा है सारे सवालों को देख के, क्योंकि ये जो भी सवाल अभी आप कर रहे हैं सबके सब किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम का हिस्सा रहे हुए हैं और अच्छे एग्जाम का हिस्सा रहे हुए हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए डी जो है वो बी सी पर लंब है, ए डी बी सी पर लंब है। ए डी 12 है, ए बी सी का जो परिमाप है पूरा वो 36 है। तो बी सी की लंबाई कितनी होगी बताइए, बी सी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, आ जाओ। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ए सी बराबर है। ए से लंब डाला गया है, ये लंब हो गया डी। ये लंब डालने के बाद में ए डी जो है वो 12 दी गई है, ये 12 है। ये लंब है यानी यहाँ 90 का है और यहाँ भी 90 का है। ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण
बराबर होगा ये वाला कोण, सही है, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। तो फिर ये कोण बराबर ये कोण बराबर, तो तीसरा कोण जाएगा कहाँ बेचारा, वो बराबर होगा ही होगा। और ये बीच वाली भुजा बराबर है क्योंकि ये दोनों में है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम है इसका मतलब डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु हुआ क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखो ये दोनों भुजाएं बराबर, ये भुजा भी बराबर क्योंकि ये दोनों में आ रही है, ये भुजाएं बराबर ये दोनों में आ रही है। जब भुजाएं बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर, ये वाला कोण भी बराबर, तो ये वाला कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा बराबर होगा ही होगा, तीसरा वैसे बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज समरूप तो हो ही गए, भुजाएं बराबर है तो सर्वांग भी हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। अब सर्वांग हो गए तो डी मध्य बिंदु हो गया, और डी मध्य बिंदु हो गया तो ये आधा आधा हो गया, आधा इधर आधा इधर। अब हमें जो बताया गया है कि ए बी सी का जो परिमाप है वो 36 है, ए बी सी का परिमाप 36 है। तो अगर ये भुजा हम ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगी, बराबर है इसलिए। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। टोटल 36 है, तीनों का जोड़ 36 है। 36 है तो 36 में से 2 ए निकाल दो, तो 36 माइनस 2 ए बच गया, यानी बी सी बच गई 36 माइनस 2 ए, ये बच गई 36 माइनस 2 ए। ठीक है, पूरा परिमाप 36 है ना, पूरा परिमाप 36 है। तो ए और ए 2 ए, टोटल 36, 36 में से 2 ए गया, 36 माइनस 2 ए। अब आधी इसको दे दो और आधी इसको दे दो, 36 माइनस 2 ए का आधा 18 माइनस ए, ये हो जाएगी 18 माइनस ए, ये हो जाएगी। अब ये कोण समकोण है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। इस वाले त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का वर्ग यानी ए का वर्ग, ए स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 12, आधार का वर्ग 18 माइनस ए, 12 का वर्ग प्लस 18 माइनस ए का वर्ग। सोल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस 144, 18 का 324 प्लस ए स्क्वायर माइनस 36 है, ए स्क्वायर कट गया, 36 से इधर आ गया, 8 6 4, 8 6 4, 468, ए बराबर 468/36। एक बार और 3 बार, ए बराबर आ गया 13। जब ए बराबर 13 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस, यहाँ रख दो, 36 माइनस 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, ये आ गया 10, तो आ गया 10। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा था, बढ़िया सवाल बनाया था। सवाल तो सारे ही बढ़िया ही है, सारे ही अद्भुत है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, उससे भी हो सकता है। अगला सवाल, ये परिधि नाव के परिमाप है। ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के दुगने से 2 कम है, ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई से 6 अधिक है, परिमाप 60 है। त्रिभुज ए बी सी के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देखो आपके दिमाग में आए वही बढ़िया है। और शायद ही मुझे लगता है कि कोई पेपर में बैठ के पहले ये डिसाइड करता है कि छोटा तरीका कौन सा है, बड़ा तरीका कौन सा है। उसके दिमाग में जो आता है बस वो हाथों हाथ लगा देता है।
है ना। कभी किसी को देखा पेपर में बैठ के पहले अपने मेथड लिखता है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, फिर डिसाइड कर रहा है चौथे 4 में से कौन सा लगाऊं। कभी ऐसा याद आता है पेपर में कोई बैठ के पहले पेपर में मेथड डिसाइड कर रहा हो, ये वाला लगाऊं, ये वाला लगाऊं, ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं, और फिर इसमें ये वाला कम समय लेगा। तो उस समय तो जो बस दिमाग में आ रहा है वो करे जा रहा है, जो पहले दिमाग में आ रहा है बस वही चिपकाया जा रहा है ना। इतना सोच समझ के नहीं होता। जो हमारी ट्रेनिंग है बस वही काम आ जाती है वहाँ पे। बढ़िया, शाबाश। हाँ, इस सवाल में तो ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी। देखो, इसमें तो साफ साफ जैसे बताया गया। हाँ, यही होता है, नियम यही है। बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के दुगने से 2 कम है। बी सी बराबर है 2 गुणा ए बी के दुगने से, ए बी का दुगना कर दिया, ए बी के दुगने से 2 कम है, 2 कम कर दिया। बी सी बराबर है 2 गुणा ए बी माइनस 2। ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई है आपकी ए बी की लंबाई से 6 अधिक, ए बी की लंबाई से 6 अधिक, तो ए बी प्लस 6। अगर हम ए बी को एक्स मान ले, माना ए बी एक्स है, या पढ़ा रहने दो, ए बी को मानना पड़े। परिमाप 60 है, परिमाप 60 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों का जोड़ बराबर है 60। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 60। ए बी बी सी का मान रख दो, ए बी प्लस बी सी और ए सी। बी सी का मान आ गया 2 AB - 2, ए सी का मान ए बी प्लस 6 बराबर 60। 2 3 4, ये हो गया आपका 4 AB। 6 4 उधर चला गया 56। ए बी बराबर 14। जब ए बी 14 है तो बी सी हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 माइनस 2 26, 14 प्लस 6 20। एक हो गया 14, एक हो गया 20, एक हो गया 26। क्वेश्चन ने पूछा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है 26। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा इनमें है 26, सबसे छोटी है 14। ठीक है, तो इसने तो ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा। अगला सवाल, ये भी तंग नहीं करेगा मेरे ख्याल से, दिखने से तो नहीं लग रहा, है ना, दिखने से तो नहीं लग रहा है, तो शायद नहीं ही करेगा।
करिए। साथ साथ एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अभी हाल फिलहाल में एक बहुत अच्छी किताब मैं पढ़ रहा था। आप सवाल करिए। अच्छा, सवाल हो गया? फिर चलो पहले सवाल करवा देते हैं, फिर उसके बाद में अगले सवाल में मैं आपको एक बुक के बारे में परिचय कराऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी भी बढ़ जाए आपके। देखो, पी ए और पी बी, बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्शरेखा है। कहने का मतलब पी ए स्पर्शरेखा है, पी बी स्पर्शरेखा है, पी बाहर का कोई बिंदु है, पी कोई बाहर का बिंदु है। पी ए पी बी, ये दो स्पर्शरेखाएं हैं, और ए पी बी 78 डिग्री है, ए पी बी 78 है। वृत्त का केंद्र ओ है, ओ वृत्त का केंद्र है ना, बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ केंद्र है। क्वेश्चन ने पूछा है कि ए ओ बी, ओ ए बी, ओ ए बी कितना होगा? ये कोण कितना होगा, ये वाला, ये कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। देखिए, पहली बात तो ये दोनों कोण, आपको याद होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण संपूरक होते हैं, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 होता है। ये दोनों कोण संपूरक होते हैं, मतलब दोनों का जोड़ 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 होता है, यहाँ वाला पूरा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90, ये 90, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, उसमें से 180 ये निकल गए, बाकी बच गए 180, तो ये 78 है, बचा हुआ जो भी ये होगा 102 डिग्री। तो ये वाला कोण आपको मिल गया 102 डिग्री, 102 डिग्री मिल गया। ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, त्रिज्या त्रिज्या बराबर होती है, बराबर होती है तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 102 बराबर 180, 2 थीटा बराबर 78, थीटा बराबर 3 9 39, तो ए बराबर, पहले इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? इसमें किसी को परेशानी है? इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ है? किसी को भी इस सवाल से कोई भी प्रकार की परेशानी, समस्या, कुछ जो नया समझ में आया हो? नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अब आप सवाल करते रहिए, साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी किताब बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में एक अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, मतलब जो अंदर वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या तो 3 है, और जो बाहर वृत्त बनता है जिसे परिवर्त कहते हैं उसकी त्रिज्या 12.5 है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो जो किताब है, वो किताब है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, ये जो किताब है ये जोसेफ ग्वेन ने लिखी है, और अभी रिसेंटली मैं 2-3 दिन से उसको कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। तो इसमें बहुत अच्छी बात जो बताई गई है, जैसे टाइटल भी आपको बता रहा है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जो भी आप सोचते हैं उसको सत्य मत मान लीजिए। तो इसमें 2-3 बातें ऐसी है जो, मतलब हर बुक में ऐसे ही होता है, आपको बहुत कुछ नया नहीं मिलता, लेकिन कुछ 5-7 चीजें बड़ी काम की मिल जाती है। तो इसमें एक एक बच्चा जो होता है वो सत्य बनाता है, सत्य ढूंढता नहीं है। इंसान जो अपनी जिंदगी में है वो सत्य बनाता है, खुद से सत्य बनाता रहता है, बुनता रहता है सत्य को। आप किसी भी बूढ़े आदमी के पास जाके बैठिए और आप उसको बताइए कि चंद्रमा होता है, नहीं, उसने अपना खुद का एक चंद्रमा सेट किया हुआ है,
एक अपना चंद्रमा, अपना एक मंगल ग्रह, अपना एक अमेरिका, सब कुछ ने बना रखा है। खुद का एक बना के अमेरिका, जापान, जर्मनी सब बना के बैठा है वो। अपना अपना एक सत्य जो है वो बना के बैठा है, और कभी उसने चेक भी नहीं किया कि उसका सत्य सही है या गलत है ना। आप तो नॉर्मल किसी भी आदमी से जाके पूछो जो अच्छा खासा उम्र ले चुका है, वो आपको सब कुछ बता देगा, चाहे वो वहां गया हो ना गया हो, उसने सत्य को बुन लिया है, बुनावट कर लिया है। अब उसको बाह्य सत्य से कोई मतलब नहीं है कि वो सही है या गलत है, उसका आपका अपना खुद का एक सत्य है जिसको वो बना के बैठा है। तो उसमें जो मेन बात है जो मुझे अच्छी लगी वो यही बात है कि ये बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हम लोग भी सत्य को बना बना के बुन बुन के बैठ जाते हैं, हर किसी के प्रति राय बना के बैठ जाते हैं, सब्जेक्टों के प्रति राय बना के बैठ जाते हैं। मुझसे ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं वो हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो सच है ना, ये हम जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। और लगभग लगभग आप जो सोच रहे हैं उसमें 90 से ज्यादा प्रतिशत ऐसा है जो गलत है। अगर आप हर तथ्य को जाके क्रॉस चेक करें तो आपके तथ्य धराशायी होने शुरू हो जाएंगे, आपके जो तथ्य हैं वो धराशायी होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा आप खाली होते जा रहे हैं। आप जितने दिन से जिस सत्य को मान के चल रहे थे और बना के संभाल के चल रहे थे, जैसे ही आपने क्रॉस चेक किया वो बिखरने शुरू हो गए और आप खाली हुए जा रहे हो, ये आपको महसूस होगा। तो बहुत गजब बुक है, बहुत बढ़िया बात को अंदरूनी जो एक आदमी की जो समझ होती है उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इसने समझाया है, और ये सच है। अगर आज जो भी मैं जानता हूँ, जब मैं उसको क्रॉस चेक करने जाता हूँ तो उसमें से लगभग लगभग 4 में से 3 गलत निकल जाते हैं, 4 में से 3 गलत निकल जाएंगे। फिर समझ में आएगा कि इसका मतलब सत्य था ही नहीं, ये कभी गलत निकल गया, इसका मतलब सत्य कभी था ही नहीं। सत्य होता तो गलत कैसे होता, अगर सत्य होता तो गलत कैसे होता। तो गलत इसका मतलब गलत निकला है, इसका मतलब सत्य था ही नहीं, वो तो मेरे द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। हम सत्य को बुनते हैं, सत्य बनाते हैं, और फिर मूर्खों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मूर्ख कभी भी सत्य को क्रॉस चेक नहीं करता। वो सत्य को बना के बैठ जाता है, और कोई और आता है तो उसे लड़ लेगा, झगड़ लेगा, जान से मार डालेगा, लेकिन अपने सत्य को हाथ नहीं लगाने देगा, उसको हिलडुल नहीं देगा। तो ये जो बता दें कि ये कितना मतलब, कई बार क्या होता है सब चीज़ें हमारे सामने होती है, हम किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती है, लेकिन हम कभी चीज़ों को एक तरीके से देखते हैं। किताब हमें उसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखना सिखाती है, एक किताब हमें उसी चीज़ को तीसरे तरीके से देखना सिखाती है। तो बुक अलग अलग एंगल से हमें चीज़ों को देखना सिखाती है। तो इस बुक का जो मुझे आइडिया सबसे बड़ा लगा, सबसे अच्छा लगा, वो है कि सत्य को हमने बुना हुआ है, सत्य है नहीं, बुना हुआ है। और जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब बुनावट है, हकीकत का कोई लेन देन नहीं है। जैसे आईएएस जो होते हैं, वो मेरिट होल्डर बच्चे या बहुत पढ़ाकू बच्चे ही आईएएस करते हैं, ये सत्य हमारा बनाया हुआ है। क्या सही में सत्य है, नहीं पता। बहुत से सत्य देख लीजिए, बहुत सारे देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। चलो आ जाओ सवाल पे। तो सवाल जो है वो भयंकर है, कमाल का है, अद्भुत है ना। तो इसलिए समय समय पर अपने सत्य की परीक्षा लेते रहिए, और परीक्षा लोगे तो आपको एक गहराई समझ में आएगी कि आपका सत्य सत्य था ही नहीं, बस आप तो लिए बैठे थे, सिर्फ चेक करने की जरूरत थी। R = 3 व कैपिटल R = 12.5। अब त्रिभुज समकोण है, अच्छी बात है कि हमारा त्रिभुज जो है वो समकोण है, और समकोण त्रिभुज में हमें ये सारी बातें पता है। समकोण त्रिभुज में अगर ये हम कर्ण इसको H से दर्शाएं, लंब को P से दर्शाएं, आधार को B से दर्शाएं, तो जो स्मॉल r है मतलब आंतरिक वर्त की जो त्रिज्या है, जो अंदर वर्त बनेगा, और जो बाहर वर्त बनेगा, आंतरिक वर्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होती है P+B, फॉर्मूले से P+B - H/2, और जो कि दिया गया 3।
तो आपको मिल गया P प्लस बी माइनस एच बराबर 26। फिर R पे आ जाओ। R बराबर होता है बड़े जो परिवर्त होता है उसकी त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, h/2 होती है। h/2 बराबर 12.5, तो h बराबर आ गया 25, तो कर्ण आ गया 25। यहाँ h का मान रख दो, तो P प्लस बी बराबर आ जाएगा 25, उधर जाके 51। जी 51 आ गया। h बराबर 25 और P प्लस बी बराबर, अच्छा 51 नहीं है, सॉरी ये 6 था यहाँ पे। ये 6 था और 6 ये 31 हो गया। हाँ ठीक कर दिया मैंने। तो P प्लस बी 31 हो गया, h हमारा 25 हो गया। ठीक है, अभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बाकी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आप अपना जो ट्रिपलेट है वो यूज कर सकते हैं। अपने ट्रिपलेट जो है वो यूज कर सकते हैं और उससे ला सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है ऊंचाई P इंटू बी, और P इंटू बी हमें चाहिए होगा पहले। पहले P और B चाहिए होगा। हाँ, अब आप जो है अपना ट्रिपलेट लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे अच्छी बात है उसके ट्रिपलेट। अगर कर्ण 25 आया है, कर्ण 25 आया है, इसका मतलब लंब 24 और 7 रहे होंगे। तो ट्रिपलेट से सेट कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं है। तो P बराबर 24। देखो आंसर तो और भी हो सकते हैं, दशमलव वाले भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दशमलव वाले नहीं होंगे, दशमलव वाले भी हो सकते हैं, दशमलव वाले भी होते हैं। तो R 24, B 7, लेकिन पूर्णांकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर सब पूर्णांकों में आ रहा है, इसका मतलब पूर्णांक ही होगा। तो P 24, B 27, 24 और 7 31 बैठ रहा है। अब ये यहाँ रख दो। ये कट गया 12, 12 सत्ते 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ वो भी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस 2R कैपिटल आर। ये भी होता है, डायरेक्ट मान रखो आंसर आ जाएगा। सीधा मान रखो, इससे भी हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आंतरिक वर्त जो है, जो अंदर वर्त है उसकी त्रिज्या 3 है। अंदर जो वर्त है उसकी त्रिज्या 3 है, और जो बाह्य वर्त है परिवर्त उसकी त्रिज्या इतनी है। फॉर्मूले के हिसाब से स्मॉल आर मतलब अंतःवर्त की त्रिज्या होती है P प्लस बी माइनस h/2, जो कि 3 के बराबर है। और R जो है वो h/2 के बराबर होता है, जो कि 12.5 है। तो h बराबर 25 हो गया, और इधर 2 को इधर ले गए, तो P प्लस बी माइनस एच बराबर 6 हो गया। h का मान 25 आया, वो यहाँ रख दिया। 25 और 6 31 हो गया, तो P प्लस बी बराबर 31 हो गया। अब कर्ण अगर 25 आ रहा है तो हमारे पास समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं। मतलब अगर कर्ण 25 आया है तो आधार 7, 7 और 24 भी रहे होंगे, और हम देखें तो 24 और 7 31 होते हैं, मतलब बैठ रहा है। तो P 24 और B 27, 7 ले लो, या P 7 ले लो, B 24 ले लो, और H बराबर 25 हो गया। और या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, इसमें मान रख दो, सीधा भी निकल जाएगा। इसमें रख के भी डायरेक्ट निकाल सकते हो ये वाला। प्रूफ तो
नॉर्मली तो जो किताब अपन मैन यूज करते हैं उसी में मिल जाते हैं, एनसीईआरटी में जाओगे वहां मिल जाएंगे इनके प्रूफ। एनसीईआरटी की जो किताब है उनमें जाओगे ना, वहां प्रूफ मिल जाएंगे। हाँ, प्रूफ जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रूफ करोगे तो आपको कारण पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कहाँ से आता है। और मज़ा भी आता है। मज़ा भी आता है, दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है। आप किसी चीज़ को बिना प्रूफ के पढ़ के देखो, पहले तो आपको वो ढंग से सेट ही नहीं होगा, क्योंकि आपको अधूरा अधूरा सा लगेगा कि यार ये क्या है, यही क्यों आया यार, ऐसे ही क्यों आया यार, ये माइनस क्यों आया। वो किंतु परंतु आपका चलेगा। अब जिसके साथ किंतु परंतु हो, वो याद करने में भी दिक्कत देगा, तो वो परेशानी। एक बार आप व्युत्पन्न करके देख लेंगे ना, जैसे पाइथागोरस प्रमेय होती है, जैसे भी ये फॉर्मूला की है, इनको थोड़ा सा व्युत्पन्न करके देख लो, एकदम शांति आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रूफ आप खुद बैठ के बना सकते हो। ये जो प्रूफ है, ये आप खुद बैठ के भी बना सकते हो। थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये सारे बन जाएंगे। इस बार संडे को बैठ के बनाना, और नहीं बने तो जो किताबें हैं 10th वाली 9th वाली, उनमें देख लेना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 36वां, कि क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो ये पहला वृत्त एक बड़ा जिसकी त्रिज्या 4 है, एक छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 है। ठीक है, ये दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये इसका केंद्र मान लो, ये इसका केंद्र मान लो, और ये इसकी त्रिज्या होगी जो कि 4 है, ये इसकी त्रिज्या होगी जो कि 3 है। तो केंद्र के बीच की दूरी कितनी हुई, केंद्र के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक, 4 और 3, 7 सेंटीमीटर। 4 वो, क्योंकि भाई ये टच कर रहे हैं ना, टच कर रहे हैं, तो इसकी 4 उसकी 3, टोटल 7। तो मैं खाली डायग्राम का था, सही से डायग्राम बना लो तो ये हो जाए। लोकस कोई कॉमन वर्ड नहीं होता, ऐसे नहीं होता जैसे केंद्र है या कोई और है ना। लोकस जो शब्द है वो है बिंदु पथ, बिंदु पथ का मतलब होता है शर्त। जैसे आज मुझसे कोई पूछे आपका बिंदु पथ, तो मेरा बिंदु पथ पहले बताओ मुझे कहाँ चलना है, कौन सी रोड पे चलना है, कैसे चलना है, तब जो मेरा पथ बनेगा उसका नाम है बिंदु पथ। तो खाली ये पूछे बिंदु पथ बताओ, खाली बिंदु पथ बताओ, तो खाली बिंदु पथ कुछ नहीं होता, है ना। जैसे आप पूछो तापमान बताओ, तापमान बताओ, किसका तापमान, मेरा बताऊं, कमरे का बताऊं, पृथ्वी का बताऊं, शहर का बताऊं, मेरे इलाके का बताऊं, ठीक है, मेरी जो बोतल में पानी भरा पड़ा है उसका बताऊं। तो एक कॉमन वर्ड है ये लोकस। वैसे लोकस से लोकस नहीं होता, पहले बताओ किस पथ पे चलाना है, किस शर्तों के अंतर्गत चलाना है, तब जाके बनता है बिंदु पथ। तो बिंदु पथ का अर्थ ये होता है कि एक बिंदु दी गई शर्तों के अंतर्गत जिस पथ पे चलता है वो बिंदु पथ कहलाता है। ठीक है ना। तो एक वर्त की दो जीवाएं, एक पी क्यू है और एक आर एस है। ठीक है, एक वर्त की दो जीवाएं, एक पी क्यू है और एक आर एस है, जिन्हें आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे जाके वो ए पर काटती है। ठीक है, ए टी वर्त की बिंदु टी पर मिलने वाली स्पर्शरेखा है। ठीक है, पी ए और एस ए का अनुपात बताइए निम्न में से किसके बराबर है। कितना लंबा लिखा है इसने, है ना, कितना लंबा लिखा है।
अच्छा, एक चीज़, कल से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। कल से आप लोगों के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अब हमारी लगभग लगभग 5 क्लासेस हो चुकी है और लगभग आपने थ्योरी वीडियो भी देख लिए होंगे। मोटा मोटी आपने थ्योरी वीडियो देखने स्टार्ट कर दिए होंगे और थोड़े बहुत निपटा भी लिए होंगे, है ना। सवाल भी निकाले होंगे, निकाल रहे होंगे। तो अब थोड़ा इतना हो चुका है कि आप थोड़ा बहुत टेस्ट भी लिया जा सके। तो अब कल से आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो ये भी पता लगे कि वो नंबरों में बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं। जब आप खुद से करेंगे तो कहाँ दिक्कत आएगी, कितना आप सही करते हैं, कितना आप तार्किक रूप से सही करते हैं, कितनी कम नेगेटिव मार्किंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें टेस्ट के साथ पता लगेगी। तो कल से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो टेस्ट में बढ़िया करिएगा, अच्छा करिएगा। उसके लिए आज जितनी भी थ्योरी बाकी हो वो आज निपटा लीजिएगा, बाकी कल निपटा लीजिएगा। टेस्ट का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले बेसिक टेस्ट आएंगे, फिर आगे टेस्ट स्तर बढ़ता जाएगा। तब तक आपका कोर्स इतना जो टॉपिक है वो भी और अच्छा होता जाएगा। ये है व्रत। इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आर एस को आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु ए पर मिलते हैं। तो पी क्यू है, ये रहा आपका पी क्यू। पी क्यू आगे जाके ए पे। एक है आपका आर एस। आर एस और फिर उसके बाद में एक स्पर्श रेखा है 80। ठीक है। और हम जानते हैं कि 80 का स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर, बराबर होता है प्रतिच्छेदी रेखा के टुकड़ों का गुणनफल, यानी ए क्यू इंटू ए पी बराबर ए एस इंटू ए आर। अब किस किस का अनुपात पूछा है हमसे? पी ए और एस ए। पी ए और एस ए का पूछा, तो ये एस ए को यहाँ ले आओ, ए क्यू को यहाँ ले जाओ। तो पी ए बट्टा एस ए बराबर हो जाएगा, पी ए के बट्टे में एस ए आ जाएगा, ए आर के बट्टे में ए क्यू आ जाएगा। पी ए बटा एस ए आर बटा ए क्यू। और इस हिसाब से आपका आंसर आ गया डी। डी आंसर होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग जो छेदक रेखा है उसके टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 80 का स्क्वायर बराबर हो गया ए क्यू इंटू ए पी, या फिर ए एस इंटू ए आर। सही है। किसी को है परेशानी इसमें कुछ? किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत है? कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई हो, कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता लगा हो? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। ये तो एकदम सिंपल सा ही आ गया, बस ये गुणा चेक करना चाहता है आपके। ये सवाल गुणा चेक करने के लिए आया है कि आप गुणा सही से करते हो या नहीं करते हो। ये सवाल जो है आपकी गुणा चेक करने आया है। कई बार पेपर वाले भी अलग अलग अंदाजे से, अलग अलग तरीके से पेपर बनाते हैं। कई बार वो ये देखते हैं कि दशमलव की गुणा आती नहीं आती, और ये सच भी है। एक बात ये सच भी है, कई बार बच्चे बीएससी कर जाते हैं, दशमलव की गुणा नहीं आती उन लोगों को। ये हद है। किसी को वर्गमूल निकालना नहीं आता, घनमूल निकालना नहीं आता। ऐसे बहुत अच्छी तादाद मिल जाएगी आपको जो बेसिक से परे चल रहे हैं। तो एग्जाम में जो पेपर बनाने वाला होता है कई बार वो इन्हीं पे चोट करता है। वो अच्छा, दशमलव नहीं पता हो, दशमलव के सवाल बना देता है। सवाल में होता कुछ नहीं है, खाली गुणा भाग करनी है और ऑप्शन क्लोज क्लोज कर देता है। देखो ऑप्शन देखो, बस सवाल बनाया इसलिए गया है कि वो आपके दशमलव को चेक कर सके कि आपके दशमलव आप सही से रखते हो या नहीं रखते हो। बस यही सवाल है।
सही है, आपके दशमलव को परखा जा रहा है कि आपके दशमलव सही है या नहीं है। तो ये आपका आधार रहा, ये आपका ऊंचाई रही। क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार यानी 21.4, 15.5। ये हो जाएगा आपका। तो वैसे देखो तो आप यहां से अब गुणा करना है 10.7 इंटू 15.5। देखो कितना आएगा, कितना। ये 165 वाला तो नहीं आएगा, 165 वाला भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और दशमलव के बाद में दो बिंदु आएंगे, दशमलव के बाद दो वाले आएंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, सही कह रहे हो, एकदम सही। 165.85। देखो यहाँ लग रहा है, अगर मैं इसको 10 लेता हूँ, अगर मैं 10 लेता हूँ तो 155 तो यहीं आ रहा है। 100, अगर मैं इसको 10.7 नहीं लेता हूँ, और अगर मैं इसको 10 लेता हूँ तो 10 लेते 155 तो ऐसे ही आ रहा है। तो 156 तो नहीं आना, तो 156 तो ऑब्वियसली बात है, ये तो गया, है ना। तो 1.65 या 1.65.6 ये बचेगा। तो कह रहे हैं ये आएगा 165.85 आएगा, जिसमें 5 हटाकर 1.165.9 कर दिया गया, 5 को तोड़ के। ठीक है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ आज हमारे 40 सवाल पूरे हो गए। एक त्रिभुज ए बी सी डी का केंद्र ओ वाले वृत्त के वृत्तीय बिंदु इस प्रकार से है। त्रिभुज ए बी सी डी ओ वाले एक वृत्त के वृत्तीय बिंदु है, मतलब वृत्त के ऊपर स्थित है, ए बी सी डी। और डी ओ सी 73 है। ए बी सी की माप 215 है। ए ओ डी का मान कितना होगा। हाँ, नहीं हुआ। देखो एक तो हमेशा याद रखो, मैं जब भी बार बार कहता हूँ, जब भी क्वेश्चन चल रहा होता है हाथों हाथ पूछा करो, हाथों हाथ पूछ लिया करो कि वो नहीं हुआ है। अब हम 40वें क्वेश्चन पे आप आते हैं, फिर आप कहते हो 36वां नहीं हुआ या 35वां नहीं हुआ, है ना। तो साथ ही पूछ लिया करो, उस समय चलता है, उस समय मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे कि कुछ नहीं हुआ, किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है। हाथों हाथ पूछा करो, हाथों हाथ।
नहीं आया, नहीं आया। ABCDO जो है, हाँ ठीक है। देखते हैं, मेरा पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, करने के बाद ही पता लगेगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल में कुछ गड़बड़ है। इस सवाल में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो नहीं पता। वही तो कह रहा हूँ, मुझे वही तो कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ तो है गड़बड़ दया। वही तो लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। देखो मैं कराता हूँ, मुझे इसमें किंतु चित्र दिमाग में बन रहा है, लेकिन कोण बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये रहा ABCD, 4 बिंदु है, कहीं ले लो। A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया और D ले लिया। क्वेश्चन कह रहा है O केंद्र है, O केंद्र ले लिया। DOC 73 है, DOC 73 है। ये 73 है, ठीक है। ABC 215 है, ABC, ये 215 है। AOD पूछा गया है, ये पूछा गया है। सही है, ये पूछा गया है कि ये कितना है। अब मेरा दिमाग ये कह रहा है, इसमें दिक्कत ये लग रही है कि अगर हम देखें कि परिधि पर बना कोण केंद्र पे बना कोण दुगना होता है ना। और होता है, लगता क्या है, वो तो होता ही है। तो अगर हम इस चाप को देखें, अगर हम चाप AC को देखें, देखो इस चाप को देखो, AC को, यही चाप केंद्र पे कोण बना रही है। चाप AC को देखो, AC चाप केंद्र पे बना रही है, AC चाप B पे बना रही है। तो जो B पे वो कोण बना रही है, केंद्र पे उसका दुगना बनेगा, केंद्र पे उसका दुगना बनेगा। यहाँ जो भी बनेगा केंद्र पे उसका दुगना बनेगा, तो 215 का दुगना हो जाएगा ये वाला कोण। ये कोण 215 से दुगना होगा, यानी 430 का होगा ये। 430 में से ये 73 हो जाएगा, ये हो जाएगा 430। 430 में से 73 निकाल दो, है ना। तो ये 357 का बचता है। तो ये कोण आता है 357 का। तो आंसर है भाई 357। दोबारा से देख लो, ये देखो, ये वाला, ये देखो, ये चाप ले ली। एक चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, उसी चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि वाले से दुगना होता है केंद्र का।
हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, मैंने पहले ही तो कहा था कि क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं वो गलत है, या तो 215 नहीं है, वो शायद 15 डिग्री है, या तो वो 15 डिग्री है, तो शायद कुछ ऐसा हो, या कुछ गड़बड़ है। हाँ, वही तो कहा, 430 का कोण नहीं हो सकता। ये बात हो, 430 तो पूरा सर्किल ही हो जाएगा, 430 का कोण नहीं बनता। तो यही है फाइनली, सवाल में कुछ करेक्शन है। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। गलती आपने पकड़ ली। हाँ, गलत लग रहा है, मैंने पहले ही शुरू में कहा आपको कि सवाल लग रहा है गलत है, कि इतना बड़ा कोण आ रहा है, इतना बड़ा कोण कैसे होगा, और बन ही नहीं सकता 480 का, तो 430 का बना, सर 430 का नहीं बन सकता, तो ये क्वेश्चन गलत है। गलत तो क्या है, बाकी मैंने कहा से नंबर, ये नंबर यहाँ गलत है, मुझे तो शायद इन पे शक है। मेरा डाउट इससे है कि ये 15 है, ये शायद थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, 115 होगा शायद, 115 होगा तो 115 का दुगना 115 हो सकता है, जैसे 115 हो गया तो 115 का 130 हो गया, 130 में से 73 चला गया, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम क्यों ठीक करें, आइडिया तो समझ में आ ही गया ना। जो भी होगा, होगा तो ऐसे ही, सही नंबर होते तो सही हो जाता, तो होगा तो ऐसे ही। लो, फाइनली 40 क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री में हो गए हैं। कल और आगे बढ़ेंगे, कल से आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, और शाम वाली जो क्लास है उसमें दोबारा मिलते हैं। ठीक है, चलिए, प्लीज़ बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, बाकी लोग भी अपने आंसर ज़रूर दिया करें क्वेश्चनों में, मेहनत करें क्वेश्चनों के साथ, थोड़ी माथापच्ची करें, ये माथापच्ची करने से आएंगे। ठीक है ना, थोड़ी सहभागिता बनाएं, चीज़ों को ट्राई करें, गलत करें सही करें, गलत भी करेंगे तो धीरे धीरे सही हो जाएंगे, एक समय आ जाएगा जिसके बाद सही होने लग जाएंगे। तो सही होने ही होने, लेकिन ट्राई करते रहें। ठीक है, चलो, मिलते हैं आपसे शाम को फिर दोबारा एपी जीपी एचपी के साथ।